नमस्कार। आज का नया भारत ऐसा है जहां हर गांव से लेकर हर शहर तक नए उद्यमी अपने सपने को साकार कर रहे हैं। यही तो है उद्यमी भारत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन पर नई श्रृंखला जिसका नाम है सिडबी एमएसएमई संवाद। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के बैकबोन माने जाते हैं, और सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हर एमएसएमई का पार्टनर है फाइनेंसिंग से लेकर कैपेसिटी बिल्डिंग तक। इस विशेष श्रृंखला में हम फोकस करेंगे बिजनेस की जागरूकता और जज्बे के बारे में। यह खास मंच रहेगा जहां पर एमएसएमईज के जो सॉल्यूशंस हैं, चैलेंजेस हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। हर 15 दिनों में इस श्रृंखला के अंतर्गत जब एपिसोड्स आप तक पहुंचेंगे तो उसमें हम एमएसएमई से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उजागर करेंगे और साथ ही आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके जहन में बहुत से सवाल आते हैं कि बिजनेस को रजिस्टर कैसे करें, बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा। आज इसी विषय पर बातचीत के लिए दूरदर्शन स्टूडियोज में स्वागत कीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल चावला का। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार जी। आप एमएसएमई मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो अतुल जी, ये बताइए कि आज मान लो मेरी किराने की दुकान है या मैं गैराज से काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर से कोई बिजनेस शुरू करता हूँ, क्या ये सभी एमएसएमई के दायरे में आते हैं? देखिए, आज की डेट में हर बिज़नेस जो है, जो भी हम किसी भी लेवल से शुरू करते हैं, वो एमएसएमई के कहीं ना कहीं उस दायरे में हम कवर करते हैं। तो आपको देखना है कि आप अपने जो भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं उसका क्या लीगल स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको प्रॉपर रजिस्टर भी कराइए ताकि आप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स का लाभ उठा सकें। लेकिन यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिमिट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार कब है कि मेरा बिजनेस माइक्रो कैटेगरी में आए, स्मॉल या मीडियम। तो क्या क्राइटेरिया है? देखिए, गवर्नमेंट ने जो रिसेंट अमेंडमेंट्स करी उसके बाद उन्होंने उसको बड़ा क्लियर कर दिया। पहले अलग था, मैन्युफैक्चरिंग अलग था, सर्विसेज अलग था, लेकिन अब उन्होंने सबको एक ही दायरे में डाल दिया है, जिसमें कि अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ है और आपकी टर्नओवर अप टू 10 करोड़, तो आप माइक्रो के अंदर आते हैं। सिमिलरली आप स्मॉल में आते हैं अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 25 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है। एंड फिर ऑफ कोर्स मीडियम, जहां पर कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स 125 करोड़ और उसके बाद टर्नओवर अप टू 500 करोड़ है। अगर आपकी इन लिमिट्स के अंदर आप आते हैं तो उसके अंदर फिर आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में आप कैटेगराइज होते हैं। तो ये जो दोनों क्राइटेरिया आपने बताए, ये कंपोजिट क्राइटेरिया है। हाँ, दोनों फुलफिल करनी होगी। दोनों फुलफिल करने हैं आपको। तो आइए, जैसा अतुल जी ने कहा, एक बार रिकैप करते हैं कि हमारा बिजनेस कब है कि माइक्रो कैटेगरी में आएगा। तो क्लासिफिकेशन, माइक्रो की क्लासिफिकेशन लिमिट्स हैं: इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अप टू 2.5 करोड़ रुपीज, एनुअल टर्नओवर अप टू 10 करोड़ रुपीज। स्मॉल क्लासिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 25 करोड़ रुपीज, एनुअल टर्नओवर अप टू 100 करोड़ रुपीज। और मीडियम कैटेगरी के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट अप टू 125 करोड़ रुपीज और एनुअल टर्नओवर अप टू 500 करोड़ रुपीज। और ये दोनों लिमिट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए हैं। तो ये जो आपने बताई क्लासिफिकेशन, ये 1 अप्रैल 2025 से रिवाइज हुई है। चलिए, अतुल जी ने हमें ये तो समझा दिया कि आखिरकार मैं कैसे जानूं कि मेरा बिजनेस एमएसएमई किस कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसा उन्होंने लीगल स्ट्रक्चर की बात की थी, तो जब मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, मुझे उसका एक स्ट्रक्चर चुनना है। कई ऑप्शंस होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू करते हैं। क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप? देखिए, अगर आपने आज अपना पहला कदम रखा है बिजनेस की दुनिया में, आप एक किराने की दुकान करते हैं, चाहे आपका गराज है, वर्कशॉप है, कुछ भी है, या एक आप सॉफ्टवेयर का भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप ऑफकोर्स सबसे ईजीएस्ट अप्रोच को लेकर चलते हैं, जिसमें कि प्रोप्राइटरशिप एक अप्रोच आती है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करानी नहीं पड़ती हैं। बेसिकली उसमें आप अपने आप को शॉप एक्ट में रजिस्टर करा सकते हैं, या उद्यम जो रजिस्ट्रेशन आप अभी हम बात करेंगे उसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं। यदि आपकी टर्नओवर बियॉन्ड 20 लाख जाती है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो इन रजिस्ट्रेशंस के थ्रू के माध्यम से आपका करंट अकाउंट खुलता है, और जब हमारा करंट अकाउंट खुलता है फर्म के नाम का, तो सोचिए आपका श्री गणेश हो गया। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं बिजनेस का इकलौता मालिक हूँ जी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं अतुल जी के साथ अब एक बिजनेस करूंगा, पार्टनरशिप, फिर सपोज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सपोज रजत, उन्होंने अपना जब बिजनेस शुरू किया, एज अ प्रोप्राइटरी बिजनेस शुरू किया, बट अब उनका थोड़ा काम बढ़ा, ही नीड्स मोर पीपल, मोर टीम, एक पार्टनर चाहिए, ट्रस्टेड पार्टनर हो, उनके लिए लॉन्ग टर्म हेल्पफुल हो। तो फिर उन्होंने अपने आप को एक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करना बहुत आसान है, हालांकि आपके पैन नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन आपको एक टीम बड़ी करने के लिए आपको 2 लोग ज़रूरी हैं, एक से भले 2 हम अक्सर मानते हैं। तो उसके अंदर फिर हम पार्टनरशिप, एक डीड बनती है जिसके अंदर सारे हमारे राइट्स,
हमारी लाइबिलिटीज़, हमारी आपस की कितनी हमारी कंट्रीब्यूशन रहेगी, कितना हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, उसके एवज में हम लोग अपने आप को पार्टनरशिप के अंदर हम एंटर करते हैं और फिर उसके लिए एक नया पैन, नया GST और फिर आगे चलती है। तो ये पार्टनरशिप डीड रजिस्टर भी करानी होती है? देखिए, पार्टनरशिप डीड नॉर्मली बैंक्स या पैन नंबर के पर्सपेक्टिव आपको रजिस्टर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन कई लोग करवाते ज़रूर हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने आगे जाके अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है तो आप ROC के अंदर एज अ LLP अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। खासकर उसमें अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, आपको जो कंटेंजेंसी पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो उसमें पर्सनल लाइबिलिटीज़ आपके पर्सनल एसेट्स की नहीं होती है, वो सिंपल LLP एक फर्म तक ही रह जाती है, तब LLP कराते हैं। तो एक ऑप्शन तो हमने जाना था सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर बिजनेस में पूरा मालिकाना हक मेरा है, लेकिन जैसा अतुल जी ने कहा और क्रिकेट में हमने देखा है, स्पोर्ट्स में इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग आए तो एक ऑप्शन है जनरल पार्टनरशिप और एक आपने कहा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये LLP थोड़ा और समझाइए। देखिए, LLP के अंदर बेसिकली आपकी वही डीड काम आती है, बट उसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा सा एक रिकग्निशन बढ़ जाती है, आपकी एक्सेप्टेंस टू दी इन्वेस्टर्स बढ़ जाती है, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो एक कंटेंजेंसी है, फॉर एग्जांपल जो रिस्क है, वो भी आपका एक दायरा सीमित रहता है। इसीलिए इसको लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। इसलिए इसको लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। नॉर्मल पार्टनरशिप में ये लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, उसमें आपकी लायबिलिटी संपूर्ण है। सपोज आपने कोई बैंक से लोन लिया या आपने कोई किसी को माल सप्लाई किया या कुछ भी है, तो लायबिलिटी आप पर्सनल तक भी रह जाती है, लेकिन LLP के अंदर वो चीज़ सीमित रह जाती है टू दैट पर्टिकुलर एंटिटी। आइए तीसरा ऑप्शन जानते हैं और वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको अपना स्ट्रक्चर चुनना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप के अंदर आपके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, बट शायद उतना कैपिटल नहीं होता है ताकि आप अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा सकें। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं। तो आप पहले प्राइवेट कंपनी बनाते हैं और आपको लगता है कि आपने एक दायरा क्रॉस कर लिया है या आपने एक टर्नओवर क्रॉस कर ली है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का बिजनेस विजन रखते हैं। जी, किसी बिजनेस ने कोई बिजनेस स्ट्रक्चर चयन किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप या जनरल पार्टनरशिप या LLP, वो उसको फिर आगे चल के चेंज भी कर सकता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या होता है, देखिए कि आज हमें नहीं पता है कि हमारा कल ये बिज़नेस कितना बड़ा ग्रो करता है, लेकिन हमारे को शुरुआत तो करनी होती है। तो आप कहीं से तो शुरुआत करते हैं, तो आप प्रोप्राइटरी से मोस्टली लोग शुरू करते हैं, पार्टनरशिप से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपके साथ एक टीम बनती चली जाती है, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट टू बिलीव कि व्हाई नॉट गो फॉर अ लार्जर प्लेटफॉर्म, जहाँ से जैसे इसको अगर हम इसको अपने व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव समझें, फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, तो ये इसको हम नॉर्मली 4C कंसेप्ट कहते हैं। जी बिल्कुल, आपने मुझे क्यों दिया है कि मैं सिडबी MSME संवाद कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, लेकिन ब्रेक के बाद अतुल जी ने ये बताया है 4C कॉन्सेप्ट, ये हमारी मदद करता है कि हम सही बिजनेस स्ट्रक्चर का चयन कर सकें। जानेंगे ब्रेक के बाद। भविष्य उन्हीं का है जो सपनों में विश्वास करते हैं, और एक साथ बुने हुए लाखों सपनों से बनती है हमारे भारत की कहानी। हर सपने को संजोने के लिए सिडबी ने संसद के एक एक्ट के जरिए 1990 में अपना सफर शुरू किया, और आज इस बीज को सींचने में पारितंत्र की सहायता करता है। सिडबी, सपनों का उत्सव। भारत की MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समय पर वर्किंग कैपिटल सबसे जरूरी है। पेश है सिडबी डिजिकैश, MSMEs के लिए तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल वर्किंग कैपिटल समाधान। पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पाएं कार्यशील पूंजी सीमा और पूंजी सावधि ऋण, रोजमर्रा की जरूरतों, कच्चा माल, जरूरी ऑर्डर्स या मौजूदा लिमिट ट्रांसफर के लिए 10 लाख से 5 करोड़ तक की फंडिंग। सिडबी डिजिकैश, आसान, स्मार्ट और डिजिटल फर्स्ट वर्किंग कैपिटल भारत की MSMEs की प्रगति के लिए। सिडबी MSME को समझता है। आप देख रहे हैं सिडबी MSME संवाद। आज हम बातचीत कर रहे हैं उद्यमिता के सफर की। यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल चावला। अतुल जी ने ब्रेक में जाने से पहले हमें बताया था कि कई ऑप्शंस हैं बिजनेस स्ट्रक्चर के, तो आइए जल्दी से रिकैप कर देते हैं। पहला ऑप्शन है लीगल स्ट्रक्चर का सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके फीचर्स हैं कि ये बहुत सिंपल, सरल है, सिंगल ओनर सेटअप है और इसमें पूरा
ध्यान आप ही को रखना है, पर्सनल लायबिलिटी आप ही की रहेगी। फिर पार्टनरशिप फर्म, जहां पे शेयर्ड ओनरशिप है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि एक सेपरेट एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी और इन्वेस्टर फ्रेंडली है, लेकिन आप देखिए कंसिडरेशंस में हाई कंप्लायंसेस। तो अब क्योंकि कई ऑप्शंस हैं बिजनेस स्ट्रक्चर के, अतुल जी, बिजनेस चयन कैसे करें? 4C कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, आप जैसे हम 4C को समझते हैं, अगेन कि हमारा विजन क्या है, हमारा कैपिटल कितना इन्वॉल्व है और हमारे को किस तरह के अपने कंप्लायंसेस को रखना है, तो वो डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कैपिटल, C फॉर कैपिटल, पूंजी। कैपिटल कि आप अपना कितना लगाना चाहते हैं, बैंक्स हैं तो आपको उनसे कितना सपोर्ट मिलने की आशा है। और ऑफ कोर्स उसके बाद आता है कि क्या इसके बाद भी, जैसे आजकल हम देखते हैं कि इन्वेस्टर आते हैं, वो आपके आइडियाज़ को इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो कैपिटल एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। उसके बाद कंट्रोल, जैसे आपने खुद ही बताया कि प्रोप्राइटरशिप में सारा कंट्रोल आपका रहता है, रिस्क भी आपका, रिवॉर्ड भी आपका। सिमिलरली हम पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, तो कितना कंट्रोल आप देना चाहते हैं अपने पार्टनर्स को, आपके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहे, डिसीजन मेकिंग लास्ट में किसकी रहे। एंड सेम इज़ विद LLP। एंड लास्टली जैसे आप प्राइवेट कंपनी की आप बात करते हैं, तो आप ये समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, कौन कितना कंट्रोल कर रहा है, किसके पास शेयर होल्डिंग कैपेसिटी है। यानी कंट्रोल में चाहे प्रोप्राइटर हो, पार्टनर्स हो, उनका क्या शेयर रहेगा, और अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया जैसे IPO, तो शेयर होल्डर्स कितने रहेंगे, ये सब कंट्रोल में आता है। ये सब कंट्रोल में आ जाता है। कंप्लायंसेस, एंड देन कंप्लायंसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो उसमें कंप्लायंसेस ऑलमोस्ट नील है एक्सेप्ट फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न और GST रिटर्न। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी आपके कंपैरेटिवली कंप्लायंसेस कम है। लेकिन द मोमेंट यू मूव इनटू LLP, मोमेंट यू मूव इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो वहाँ पर क्या है कि आपको एनुअल रिटर्न्स जाती हैं, वहाँ पे जो वहाँ पे ऑडिट होना भी मैंडेटरी हो जाता है, फिर ऑडिट रिपोर्ट्स प्रॉपर ROC में सबमिट होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होनी ज़रूरी हैं। तो ये सब कंप्लायंसेस डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ योर बिजनेस आप उनको प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टर प्रेफर भी करता है कभी कभी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Okay, so control, then we've got compliances. The first one was capital. The 4C, कंटिजेंसी। तो कंटिजेंसी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जिस तरह के आज बिजनेसेस हैं जहाँ पे कि ऑफ कोर्स रिस्क एंड रिवॉर्ड जिसको हम कह सकते हैं, वो साथ साथ चलता है बिजनेस के साथ। तो हमारे को दोनों का देखना है कि हम कितना अपने ऊपर रिस्क अपने ऊपर ले सकते हैं। एक स्केल के बाद ऑफ कोर्स वो पूरा रिस्क लेना अपने ऊपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग प्लान करते हैं, चाहे वो पहले प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप जहाँ पे कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं, एंड देन ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी जहाँ पे कि थोड़ा सा आप रिस्क को अपने पर्सनल लेवल तक नहीं लेके आते हैं। तो क्योंकि ये कि पर्सनल चॉइस है, बिजनेस के लिए कस्टमाइज़ करना होगा, तो आप हिदायत देंगे कि बिजनेस इस पे रिसर्च ज़रूर करे और जहाँ ज़रूरी हो एक्सपर्ट की राय भी ले। आप अपने स्ट्रक्चर को प्लान करिए ताकि कल जो आप जिस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं उसकी आज से ही तैयारी शुरू हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा यहाँ पे अतुल जी ने समझाया कि आज हम शुरुआत तो ज़रूर करते हैं अपने बिजनेस की, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट से जब आगे बढ़ते हैं तो आपको बिजनेस स्ट्रक्चर में परिवर्तन भी लाना पड़ेगा। आइए जल्दी से रिकैप करते हैं कि आखिरकार हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं बिजनेस स्ट्रक्चर के। 4 C's that will help you to choose the business structure. First C, capital, कि आप कितना निवेश करना चाहते हैं। दूसरा C, control, who will have the decision making authority, निर्णय लेने की अथॉरिटी किसके पास होगी। कंप्लायंसेस, कितना पेपर वर्क, कितनी डॉक्यूमेंटेशन आप मैनेज करना चाहते हैं। और चौथा C, कंटिजेंसी, यानी आपके बिजनेस की रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी और रिटर्न्स क्या चाहते हैं उस पर निर्भर करेगा। चलिए वक्त हो चला है आपको अब एक रियल केस स्टडी दिखाने का। ये कहानी है श्री गणेश फ्रोजन फूड्स की। त्रिपुरा, भारत के उत्तर पूर्व का हरा भरा, शांत और खूबसूरत राज्य। यहाँ जिंदगी भले ही आसान न हो, पर सपनों की उड़ान कभी नहीं रुकती। जहाँ रास्ते सकरे हैं, वहाँ इरादे बड़े बड़े हैं, और ऐसे ही इरादों ने जन्म दिया एक नई कहानी को। एक ऐसे उद्यम की कहानी जिसने आइडिया से लेकर एक सफल बिजनेस बनने तक का सफर तय किया। हर MSME की तरह ये सफर भी शुरू हुआ एक छोटे से आइडिया से, लेकिन आइडिया को बिजनेस में बदलना आसान नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, चैलेंजेस। पगडंडी भले लंबी हो, पर दिशा सही हो तो मंजिल पास आ जाती है। श्री गणेश फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की यह कहानी इसी यात्रा की दास्तान है, जहां एक उद्यमी ने
फॉर्मलाइजेशन, प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। नमस्कार, मैं अमित गोयल, डायरेक्टर श्री गणेश फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। जब हमने कंपनी शुरू करने का सोचा था, हमारे पास एक आइडिया था, लेकिन आइडिया को सफल बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए ज़रूरी था वैल्यू चेन को समझना। हमने डिमांड, मार्केट बिहेवियर, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, लेबर कॉस्ट और एंटायर सप्लाई चेन पर गहराई से स्टडी की। जब क्लैरिटी मिली तब हमने पहला बड़ा कदम उठाया, बिजनेस को प्रॉपरली सेटअप करने का। शुरुआत से ही एक विजन साफ था, बड़ा सोचना है और बड़ा बनना है, और बड़ा बनने का रास्ता जाता है फॉर्मलाइजेशन से। कंपनी स्ट्रक्चर चुना गया और साथ ही शुरू हुई एक नई यात्रा। पैन, जीएसटी, FSSAI, बैंक अकाउंट और कई जरूरी दस्तावेजों की। चूंकि कंपनी का स्वरूप चुना, इसे ROC अर्थात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में पंजीयन कराना। शुरुआत में पेपर वर्क चुनौती बनकर आया, पर धीरे धीरे सब व्यवस्थित हुआ और बिजनेस ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, हमने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ कदम बढ़ाए। फ्रोजन वेजिटेबल्स के साथ साथ प्रोसेस्ड पाइनएप्पल और जैक फ्रूट को ऐड किया। बेस्ट रॉ मटेरियल की तलाश हमें त्रिपुरा ले आई, जहां ऑर्गेनिक पाइनएप्पल और नेटिव फ्रूट्स ने हमें अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करने का भरोसा दिया। हाँ, त्रिपुरा ने अवसर दिए, लेकिन ये रास्ता चुनौतियों से भी भरा था। संकरी सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन मुद्दे, स्किल्ड लेबर की कमी, मशीन अवेलेबिलिटी, हर कदम पर मुश्किलें थीं। लेकिन उद्यमिता तो वही है, जहां चुनौतियां हों वहां मौके देखे जाएं, और श्री गणेश फ्रोजन फूड्स ने यही किया। जब फैक्ट्री सेटअप शुरू हुआ तो फंडिंग की ज़रूरत पड़ी। हमने पहले ही सभी रजिस्ट्रेशंस और डॉक्यूमेंटेशंस कर रखे थे, इसलिए बैंक से फंड लेना मुश्किल नहीं रहा। मशीन्स आई, प्लांट सेट हुआ और हमारा विजन धीरे धीरे रियलिटी में बदलने लगा। इस जर्नी ने हमें एक बड़ी लर्निंग दी। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ कागज़ नहीं होते, ये बिजनेस को क्लैरिटी, डायरेक्शन और स्पीड देते हैं। प्लानिंग स्ट्रांग हो, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन हो तो मंजूरी, लाइसेंसिंग और फंडिंग ऑल फॉल इन लाइन। इस बिजनेस जर्नी में धीरे धीरे एक बैलेंस बन गया। श्री गणेश फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने समझा कितना कैपिटल चाहिए ताकि प्लांट और ऑपरेशन सही तरह चलें, कितना कंट्रोल अपने हाथ में रहे ताकि सही वक्त पर डिसीजन लिए जा सकें, कितना कंप्लायंस बिजनेस संभाल सकता है ताकि क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी बनी रहे, और कंटिजेंसीज का प्रावधान यानी बिजनेस के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर तैयारी की ये क्लैरिटी श्री गणेश फ्रोजन फूड्स के आगे के हर डिसीजन का आधार बनी। सही दिशा में उठाए गए कदमों ने इस यूनिट को एक छोटे लोकल सेटअप से उठाकर एक ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और सस्टेनेबल MSME बना दिया। लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का भरोसा जीता और यूनिट बड़े सप्लाई चेन नेटवर्क का हिस्सा बनती चली गई। फॉर्मलाइजेशन और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस ने साबित कर दिया कि छोटे कस्बे में शुरू हुआ उद्यम भी देश भर में पहचान बना सकता है। हर चैलेंज ने हमें मजबूत बनाया। स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, डिसिप्लिन्ड ऑपरेशन एंड थॉटफुल डिसीजन ही हमारी सफलता की कुंजी रहे। यही उद्यमिता का असली सार है। ये सिर्फ फूड प्रोसेसिंग बिजनेस की कहानी नहीं, ये है एक MSME के विकसित होने की प्रेरणादायक कहानी, जहां सपनों को स्ट्रक्चर मिला, प्रोसेसेस को महत्व मिला और हार्डवर्क को मिला सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता। प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यही एलिमेंट्स आज श्री गणेश फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को एक सक्सेसफुल, सस्टेनेबल और इंस्पायरिंग MSME बनाते हैं। श्री गणेश फ्रोजन फूड्स की कहानी ने दर्शाया कि अगर इरादा मजबूत हो और सही सहायता मिल जाए तो देश के किसी भी कोने में एक नया इंडस्ट्रियल चैप्टर लिखा जा सकता है। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल चावला जी हैं। अतुल जी, व्हाट एन इंस्पिरेशनल जर्नी। एब्सोल्युटली। और देखिए, इस प्रोग्राम के माध्यम से यही हम लोग अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको यही एक नॉलेज देना चाहते हैं कि अगर आपके पास बिज़नेस के आइडियाज़ अच्छे हैं तो अगर आप एक रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करा लेते हैं, स्ट्रक्चर में लीगल आ जाते हैं, कंप्लायंसेस पूरी रखते हैं, तो आज इस तरह की ऊंचाई पाना एक हर क्षेत्र में, हर गांव के अंदर भी सक्षम है। भारत में तो MSMEs को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो 27 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं और भारत के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो लगभग आधा हिस्सा तैयार करती हैं। कैसे देखते हैं आप MSME की भूमिका भारत की अर्थव्यवस्था में? देखिए, जैसे आपने खुद ही बताया कि आज 27 करोड़ लोगों को जो एक एम्प्लॉयमेंट मिल रही है,
वो और नॉट जस्ट दैट, आप देखिए जितने भी एक लार्ज बिजनेस हाउसेज भी हैं उनको एंसिलरी इंडस्ट्री जो सपोर्ट कर रही है वो बेसिकली MSME सी तो हैं। जितनी एंसिलरी है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो फॉर दैट मैटर, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, इन सभी के अंदर, या हॉस्पिटल्स हैं फॉर दैट मैटर, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्री है, जो छोटे उद्योग हैं वो सब पनप रहे हैं, क्योंकि हमारी लार्ज इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं MSME की बहुत ज़रूरत भी है, सपोर्ट भी है, और गवर्नमेंट भी शायद इसीलिए ज़्यादा बहुत उजागर है अपनी स्कीम्स के माध्यम से, चाहे वो फाइनेंसिंग स्कीम्स है या और सब्सिडीज़ हैं। यदि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझें। आपके जहन में सवाल आता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कंप्लाइंसेस होंगी, ये हम पूछेंगे अतुल जी से एक ब्रेक के बाद। आज की तेज रफ्तार बिजनेस दुनिया में तरक्की किसी का इंतजार नहीं करती, इसीलिए सिड भी लेकर आया है एक्सप्रेस और स्पीड योजना, स्मार्ट और तेज मशीनरी फाइनेंस सॉल्यूशंस। अब पाइए मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए FD कोलैटरल पर 100% फाइनेंसिंग या सिर्फ 25% प्रमोटर मार्जिन के साथ 75% फंडिंग और आसान रीपेमेंट अवधि 5 साल तक, और बड़े सपनों के लिए 15 करोड़ तक फाइनेंसिंग, 100% फंडिंग या 75% फाइनेंसिंग अवधि 7 साल तक। अपने बिजनेस को रफ्तार दीजिए सिडबी के एक्सप्रेस और स्पीड के साथ। सिडबी MSME को समझता है। कैश डिफेंस योजना उन MSME को सशक्त बनाती है जो सशस्त्र बलों, सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों, DRDO या Tier 1 डिफेंस वेंडर्स के साथ वर्क ऑर्डर्स पर काम कर रहे हैं। कैश डिफेंस के अंतर्गत स्थापित MSME को 20 करोड़ रुपए तक और नए MSME को 5 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सहायता उपलब्ध है। इसके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का 100% तक टर्म लोन और तात्कालिक जरूरतों के लिए 10% स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा भी। सिडबी कैश डिफेंस, भारत के रक्षा पारितंत्र को मजबूती। आप देख रहे हैं सिडबी MSME संवाद कार्यक्रम। आइए बातचीत करते हैं अतुल जी कि आखिरकार अगर कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहे और माइक्रो स्मॉल मीडियम कैटेगरी में आना चाहे तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? MSME के अंदर अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है तो एक उद्यम registration.gov.in एक पोर्टल है, एक ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ताकि जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो MSME सेक्टर के लिए खासकर बनाई गई हैं हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यानी अतुल जी, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, सालों से कर रहा हूँ, जब तक मैं इस पोर्टल पे जाके अपने आप को पंजीकृत नहीं कराता तब तक मैं अपने आप को MSME नहीं कह सकता। देखिए, रजिस्ट्रेशन कराने का पर्पस ही यही होता है क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट नो कि आप कैसे क्या कर रहे हैं। टू अवेल द बेनिफिट्स हमें कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड तो होना ज़रूरी है। तो यानी उद्यम registration.gov.in पर बिजनेस गया, कितनी देर लगेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप रजिस्ट्रेशन करने के बहुत तुरंत बाद ही विद इन फ्यू मिनट्स प्रॉब्ली आपको ऑन योर ईमेल आपको ये इसका सर्टिफिकेट आ जाता है। इसमें बेसिकली आपको क्या है, कुछ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने पड़ते हैं। पैन नंबर है, आधार कार्ड है या GST नंबर है, तो इस तरह की कुछ डिटेल्स हैं या आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में एक संक्षेप हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि आपके बारे में वो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री में हैं, और उसके बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो जैसे आज की केस स्टडी में हमने देखा श्री गणेश फ्रोजन फूड सेक्टर में थे, तो उनके लिए सेक्टर स्पेसिफिक लाइसेंस भी है। जी हाँ, वो सेक्टर स्पेसिफिक लाइसेंसेस हैं जो आप एग्जैक्टली काम करेंगे, वो एक सेक्टर स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन सेपरेट है। तो आइए एक बार रिकैप करते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आखिरकार कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आप बिल्कुल तैयार रखें। तो सबसे पहले तो वेबसाइट नोट करें। यदि आप MSME पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हैं तो वेबसाइट का पता है www.udyamregistration.gov.in। ये बिल्कुल निःशुल्क है, ऑनलाइन है, आधार बेस्ड है। आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर GST और सेक्टर लाइसेंसेस भी इंपॉर्टेंट है। जैसा अतुल जी ने कहा, अगर कोई फूड सेक्टर में है तो उसका रेगुलेटर FSSAI उसका लाइसेंस और उसके साथ साथ अन्य डॉक्यूमेंटेशन में बैंक डिटेल्स। लेकिन जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो शुरू करने से पहले अतुल जी, या हो सकता है बीच में, उसे लगे कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो वो कहाँ जाए? देखिए, MSME मिनिस्ट्री ने बहुत सारे प्रोग्राम्स NSDC के माध्यम से और ट्रेनिंग उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे NISBET है,
ऐसे काफ़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, EDP प्रोग्राम जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कोर्सेज़ ऑनलाइन भी हैं, ये ऑफलाइन भी हैं, जिसके अंदर आपका वेब डिज़ाइनिंग से लेके एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। जैसे आजकल AI का ज़माना है, तो AI के ऊपर उनके बहुत कोर्सेज़ हैं जो ना केवल बहुत रीज़नेबल चार्ज हैं ताकि एक आम आदमी भी उनको अफोर्ड कर सकता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उनके इंस्टीट्यूट्स के। सिमिलरली NSDC है, जहाँ पर कि बहुत सारे कोर्सेज़ NSDC के थ्रू, ये सारे डिफरेंट चैनल पार्टनर्स के थ्रू बहुत रिमोट एरियाज़ में भी अक्रॉस द कंट्री आपको NSDC का ये सपोर्ट मिलता है। और इसके माध्यम से जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या एक कंटिन्यूस लर्निंग कह लीजिए इसको, तो ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत रीज़नेबल रेट्स में मिलती है। इसलिए तो कहते हैं हुनर है तो कदर है, स्किल बहुत ज़रूरी है। NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और निस्बत की बात जो अतुल जी ने की थी उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो एक बार रिकैप करते हैं कि अगर हमारा बिजनेस है तो उसके लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम MSME में रजिस्टर भी हों और आगे बढ़ाएं अपने बिजनेस को। देखिए, जैसे हमने इस प्रोग्राम में समझाया और आगे वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए हम अधिक से अधिक जानकारी लेकर आएँ। आज अगर हम इस रिकैप करें तो सबसे पहले आपका जो भी आपने एक लीगल स्ट्रक्चर रखना है तो उसको आप प्लान करिए। कंप्लायंसेस किस तरह के रखना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल कितना लगाना चाहते हैं और कितना आपको लगता है कि आपको जिस इंडस्ट्री में आपने जाना है उसके पर्सपेक्टिव से अपना लीगल स्ट्रक्चर चूज़ करिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या बिज़नेस है और कितना आप कंप्लायंसेस, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप जैसे हमने बताया प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर कराइए। और उसके अलावा जितने भी और अगर उद्यम रजिस्ट्रेशंस के बेनिफिट का आप लाभ ले सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया डिजिटल है, ऑनलाइन है, काफ़ी सरल है। एब्सोल्युटली। तो आज पहले एपिसोड की थीम थी उद्यमी की उड़ान, और इस एपिसोड के की टेकअवेज इस तरह रहे। सबसे पहले, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं 4 C's के आधार पर उसका सही लीगल स्ट्रक्चर का चयन करें। दूसरा, कि आप अपने आप को पंजीकृत जरूर कराएं। तीसरा, बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस के जो नेसेसरी लाइसेंसेस हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपका बिजनेस फूड सेक्टर में है तो फूड रेगुलेटर का लाइसेंस उसको प्राप्त करें। और चौथा, अपनी एंटरप्राइज को ग्रो करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग, स्कीम्स और फाइनेंसिंग का सहारा ज़रूर लें। तो अगले एपिसोड में हम फोकस करेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ MSMEs पर। तो यदि आप भी SIDBI MSME संवाद का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए। हमारे ईमेल का पता नोट करें, संवाद@sidbi.in। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।